हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़े से अलग टाइप के, 1 मार्क्स के भी आपके थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने मॉडल पेपर से क्वेश्चन दिया। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ दिनों से मैं मॉडल पेपर सॉल्व कर रही हूँ ताकि क्लास 12th के जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको काफी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे एस गिवन है, आई गिवन है, ठीक है। आपको देखिए वेयर एस क्या है, आपका सेविंग है, और आई यहाँ पे आपको निकालना क्या, नेशनल इनकम, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना वुड बी, आपको यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, S के इक्वल होगा I, ठीक है। S के इक्वल क्या करना है, I करना है। अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो S के इक्वल I कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा S का वैल्यू है -60 प्लस 0.1y, ये पूरा S का वैल्यू, ठीक है। ये सेविंग है, ये आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, 4000 करोड़। तो देखिए आपको क्या करना हो, बहुत सिंपल है, 0.1y यहीं पे लिखेंगे। ये 4000, ये जो -60 है इधर आके क्या हो जाएगा आपका +60, ठीक है। तो इधर आके क्या हो जाएगा +60, तो यहाँ पे क्या होगा 4060 और 0.1, ठीक है। y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4060 है, ये जो 0.1y है, ठीक है, 0.1y है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, 0.1y वो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो इसमें क्या आएगा 40,600। तो ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, ये क्या, इसका आंसर क्या है 40,600, ठीक है। तो आंसर विल बी बी नहीं, आंसर विल बी सी। बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 40,600, आंसर इसका होगा सी, ठीक है, 40,600। तो ये हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया। सेविंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगेगा पर इसको सॉल्व करना काफी सिंपल है। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, ठीक है। जब हम लोग कोई भी गुड्स और सर्विस का वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे मॉनेटरी में, ठीक है, मॉनेटरी यूनिट्स में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू बोलेंगे, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलेंगे, या फिर मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रीफर्ड पेमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो आज हम लोग मॉडल पेपर का, अभी हम लोग देखिए 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। कभी कभी सरप्लस हो जाता है, ठीक है, मतलब फायदा हो जाता है, कभी कभी घाटा हो जाता है, मतलब कि डेफिसिट हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि डेफिसिट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाए, घाटा आ जाए, तो उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है। 3 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कितना करेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक लिमिटेड वर्ड आपको लिखा हुआ होगा कि इतने से इतने शब्दों में आपको लिखना है, आपको बस उतने ही वर्ड्स में, मतलब आप उसके आसपास, आप 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए, 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं
आपको 3 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स दैट अ कंट्रीज टोटल पेमेंट है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इनकम ज्यादा है, इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, ठीक है, तभी तो घाटा हुआ। घाटा कब होता है, जब इनकम कम होता है और खर्च ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन की, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैन सिग्नल पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक, देखिए यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्या है कि एक चैलेंज है, क्योंकि ये फायदे की बात नहीं है, ये नुकसान की बात है, तो ये क्या है हमारे लिए एक चैलेंज है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैन सिग्नल पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस इन लाइक करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएट हो जाना, डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी आपका डिप्लीटेशन आएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज नीड फॉर फॉरेन बोरोइंग, तो देखिए बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, जो आपका करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जा रहा है। तो ये सब सिग्नल है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गई है, डेफिसिट आ गई, ठीक है। इसके रीजन देखिए मैंने यहाँ पे कॉजेस लिखा है, दिस कैन हैपन ड्यू टू हाई इंपोर्ट वॉल्यूम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई इंपोर्ट बढ़ गया है, लो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री से हम लोग ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सामान भेज नहीं रहे, ज्यादा नहीं भेज रहे, मतलब जितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम लोग कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का जो अर्निंग है वो काफी कम है, लार्ज डेट, ठीक है, डेट पेमेंट ज्यादा है, सिग्निफिकेंट कैपिटल आउटफ्लो, तो ये सब कुछ रीजन है आपके डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि पहले कि ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यहाँ पे क्या होगा कि पेमेंट ज्यादा होगा रिसिप्ट से, ठीक है, मतलब खर्च ज्यादा होगा आपकी इनकम से। इम्प्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है ये इसके मतलब ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक तरह का चैलेंज है, ठीक है, और यहाँ पे करेंसी में डेप्रिसिएशन आना, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिप्लीटेशन होना, या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें फॉरेन बोरोइंग करनी पड़ रही है, तो ये सब इम्प्लीकेशन मैंने लिखा, फिर मैंने कॉजेस लिखा कि इसके रीजन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आए, इसके अलावा आपको सरप्लस भी आ सकता है। तो आप क्वेश्चन जैसा है उसके लिए आप इस टॉपिक से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सबको पढ़ना होगा, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ेंगे। अब हम लोग ने डेफिसिट देखा है तो आप सरप्लस भी इसके बारे में करिएगा, अगर सरप्लस इन बीओपी आ गया तो हम लोग उसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन भी करता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है। तो ये देखिए आपको एक फंक्शन को अभी एक्सप्लेन करना है, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है, तो इसका फंक्शन आपको बताना होगा कि ये कैसे गवर्नमेंट का बैंक है, आपको 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स, ये मैनेज करता है गवर्नमेंट की मनी को, ठीक है। ये बैंकर टू गवर्नमेंट का बैंक क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैनेज करता है गवर्नमेंट की मनी को और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक, ये कैसे सेंट्रल बैंक कैसे गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे गवर्नमेंट का बैंक है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल बैंक डू एज बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे कि मैनेज गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट का फंड मैनेज करता है,
प्रोवाइड करता है लोन, रिसीव करता है डिपॉजिट, मेक्स पेमेंट करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, अंडरटेक्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अंडरटेक्स, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये सारी रीजन है, इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो एज अ फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, वो वर्क करता है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा। तो आप ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। और आंसर राइटिंग की बात है तो आपको आंसर राइटिंग खुद से करनी है, अपनी कॉपी और एक पेन लेके, आपको क्वेश्चन मिल गया उसको आपको करना है, पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसको लिखने का प्रयास करिए। तो ये आपका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।